बारिशें जब भी आती है मैं सोचता हूँ उन चेहरों के बारे में जो देखते हैं बारिशों को बाल्टियों और मगों में इकट्ठा करते हुए। और पप्पूदा का इंटरव्यू करने गया था मैं, तो पप्पूदा ने इंटरव्यू की तरह लिया ही नहीं उसे। उसने कहा तू मेरा भाई है। उसने मुझे सिखाया है, शम्मी नारंग साहब की आवाज़ सुनाता था मुझे जिसमें बोलते थे, तो वैसा नहीं बोल पाते थे तो मानो तेरे को मोमो खिलाते थे पप्पूदा। मैं उन कहानियों का प्रतिनिधि हूँ, मैं वो चेहरा हूँ और मतलब मैं वो आवाज़ हूँ। लोग मुझे आवाज़ से पहचानते, चेहरा भले ही ना पहचाने। आप सुन रहे हैं ये फलाना एफएम और मैं हूँ आपके साथ आरजे। ये पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा सर कैसे होगा? उन्होंने कहा कैसे नहीं होगा, कैसे होगा। एक रेडियो स्टेशन में गया, वहाँ गार्ड ने भगा दिया मेरे को। फिर दोबारा बनारस गए, क्योंकि बनारस एक ऐसा शहर है मुझे लगता है जो बांध लेता है आपको। एक बार आपको जीवन में वहाँ जाना चाहिए, आपके जीवन का सारा घमंड दूर हो जाएगा। पाकिस्तान में तो लोग क्या करते हैं, मेरे नाम बदल करके, वो अपने नाम से किसी ने इरफान खान कर रखा, किसी ने कुछ नाम कर रखा। अक्सर हम ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत ख़ास है, जिसका एक अपना एहसास है। और आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम लोग बातचीत करेंगे अभी। और इनके बारे में तो मैं बस यही कहूँगा कि इनकी सोच में वो पहाड़ सी ऊंचाई है, नदी सी गहराई है और पानी का जो ठहराव होता है वो है। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच में है, पंकज जीना। आप लोग उनको सुनते हैं रील्स में, उनके थॉट्स में। आज आपको रूबरू कराते हैं और कुछ पंकज जीना की ज़रूरी थी, कुछ किस्से सुनाने। बारिश की उम्मीद भी कर रहे थे, और अगर पंकज जी साथ में हो तो बारिश पे बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। पहाड़, बारिश, नदियाँ, झरने, ये सब, मतलब इस पर तो आपने जो कहा है, क्या खूब कहा है। तो कुछ इस मौसम पे ही कुछ हो जाए पहले शुरुआत में। बारिशें जब भी आती है मैं सोचता हूँ उन चेहरों के बारे में जो देखते हैं बारिशों को बाल्टियों और मगों में इकट्ठा करते हुए, जिनके लिए बारिशें सिर्फ प्यार नहीं है बल्कि मुसीबतें। मैं अक्सर सोचता हूँ उन चेहरों के बारे में जिनके घर बारिशों में डूब जाते हैं, जिनकी दुकानें बारिशों में डूब जाती हैं, जो रोज़गार बंद कर देते हैं अपना बारिशों में। उन्हें बारिशें अच्छी नहीं लगती, बारिशें सिर्फ पसंद हैं उन्हें जो शहर की खिड़कियों से चाय कॉफ़ी पीते हुए, पकौड़ियों का स्वाद लेते हुए कहते हैं वाह बारिश बहुत अच्छी है, बाकी औरों के लिए मुसीबत ले आती है बारिश। पंकज भाई, ये गहराई कैसे आई, पहले तो ये बताइए मुझे। और गहराई के साथ साथ ये ठहराव कैसे आया? दादी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया यहाँ। मुझे लगता है कि हम वो आखिरी पंक्ति से निकले हुए लड़के हैं जो बैक बेंचर भी रहे हैं और जिन्होंने उन हालातों को देखा है। और जब आपने महसूस किया होता है ना उन हालातों को, तो आपको मालूम होता है कि इसकी असल सच्चाई क्या है। इसीलिए शायद आप वो कह पाते हैं कोई गहराई नहीं है, ये यथार्थ है और आप वही सच कह रहे हैं। और वो लोगों को इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी उस दौर से गुजरा है, उन हालातों से गुजरा है, और बस वही हम लिखते हैं और वो दुनिया तक पहुंच जाता है। गुलजू की कृपा है, उनका आशीर्वाद बना हुआ है। गुलजू का आशीर्वाद बना रहे। मैं अक्सर सोचता हूँ, जब भी आपको मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि एक पंकज जीना जिसको हम सुनते हैं, वो पंकज जीना कौन है जिसको हम जानना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो मैं लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ, उसमें और मेरी असल ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने जो देखा है मैंने उसी को उतारा है। और कागज़ों में अक्सर मैं कागज़ी बातें नहीं लिखता, असल बातें लिख देता हूँ, और इसीलिए शायद वो आप तक कभी पहुँची होंगी, अगर पहुँची तो। और जब कभी कहीं कोई उदास लड़का जिसका कई प्रयासों के बाद भी किसी एग्ज़ाम में नहीं हो पाया, या नौकरी में हताश कोई लड़का, या किसी का दिल टूट गया, या कोई आर्थिक हालातों से गुजर रहा है कि यार पिताजी के पास थोड़े पैसे और होते तो शायद एक कोर्स में एडमिशन ले लेता, या शायद इस बार थोड़ा सा एफर्ट और कर लेता तो एग्ज़ाम निकल जाता। तो उन सब लोगों की कहानियाँ मैं कहता हूँ। और मुझे लगता है कि असल में मैं वो नहीं हूँ, मैं उन कहानियों का प्रतिनिधि हूँ, मैं वो चेहरा हूँ, और मतलब मैं वो आवाज़ हूँ। लोग मुझे आवाज़ से पहचानते, चेहरा भले ही ना पहचाने। ये अब तो आप है वो, आपके चेहरे को भी लोग बखूबी पहचानते हैं। राइटर से आवाज़ का जादूगर बनने का जो सफ़र है ना, वो कैसे हुआ? कब ये टर्न अराउंड हुआ, या शुरू से था कि यार मुझे आवाज़ पे करना है? कब लगा कि यार आवाज़ जो है ना, अब इस पर भी काम करना है?
हाँ, ये दादी हुआ ऐसा कि एक तो हम पहाड़ी हैं, जब ना वो आप गाय भैंस चराने जाते हैं तो गायों को ले जाते हैं तो आप गाने गाते हैं और बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, तो रेडियो ले जाता था मैं कंधे पे, गुप्टेला हाथ में, गुप्टेला जानते हैं ओपला? हाँ हाँ मैं समझ तो ओपला लेकर के अपने झलुआ गैया, हमारे 2 बैल थे और एक गंगा गाय थी, उनको लेकर के जाता था मैं। तो उस वक्त पे रेडियो सुनते थे, तो जैसा वो बोलता था वैसा ही हम भी बोलने लग जाते थे। जैसे उसने किसी एफएम का नाम ले लिया, आप सुन रहे हैं ये फलाना एफएम और मैं हूँ आपके साथ आरजे ये, तो हम भी उसके पीछे करते थे। अब वो क्या था कि पीछे एक पहाड़ियों के साथ दिक्कत ये होती है कि उनको बोलने में थोड़ी परेशानी होती है, जैसे हमारे सर क्लियर नहीं होते और एक टोन आती है, कहाँ जा रहे हो दादी, बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ा थिएटर ने सिखाया, थोड़ा रेडियो ने सिखाया, थोड़ा संघर्षों ने सिखाया, और बस ज़िंदगी अच्छी हो गई। अभी सही चल रहा है सब कुछ, बाकी सीख रहे हैं धीरे धीरे और सीखेंगे आगे। थिएटर की जर्नी कैसे शुरू हुई और उसके बाद फिर इस तरफ कैसे घूम गए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, नैनीताल पॉलिटेक्निक में ऐसे ही हुआ हमारा, घूमते रहते थे, मौके ढूंढते रहते थे कि कैसे भागें इससे। तो एक दिन देखा कि नैनीताल में ग्रुप है मंच के नाम से, उन्होंने एक जगह पर थोड़ा ऐड वगैरह लगाया हुआ था और वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे। हमने कहा ये बचने का सबसे अच्छा तरीका है, चुपचाप भाग जाते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर एक हमारे दाजू भी थे भगुदा, उनसे मैंने कहा यार मेरे को भी ले लो अंदर दादी। उन्होंने कहा बोल लेगा तू? था मैंने कहा बोलूँगा सर आओ तैसे ही। तो उन्होंने कहा आ जा। तो फिर उसके बाद हैमलेट एक प्ले था, तो उसमें छोटे मोटे कैरेक्टर करने को कहते थे। फिर जो हमारे डायरेक्टर थे इद्रीस मलिक, वो बोले जिना तुम अपनी वॉइस पे काम करोगे। मैंने कहा सर कैसे होगा? उन्होंने कहा कैसे नहीं होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया, सिखाते सिखाते एक रोज़ उन्होंने कहा कि यार तुम थोड़ा अभी रेडियो में कुछ करो, क्योंकि एक्टिंग तो तुम्हारे बस की है नहीं। तो रेडियो में काम करो। तो उसके बाद मैं दिल्ली गया, एक रेडियो स्टेशन में गया, वहाँ गार्ड ने भगा दिया मेरे को। अब हम तो ऐसे ही चले गए, पहाड़ी लोग। वो उसने कहा कहाँ जा रहा भाई? मैंने कहा वो मिलना है, एक बड़े आरजे थे उनका नाम लेकर के। मैंने कहा वो जाना है उनसे मिलने। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं आएगा ऐसे। तो वो भगा दिया और इत्तेफाकन मैं गाँव चला आया तो एक लड़के ने कहा यार तुम मुक्तेश्वर जाओ, कुमाऊं वाणी रेडियो स्टेशन। तो जहाँ मेरे पापा की दुकान थी वो भवाली शहर है, मेरे गाँव से थोड़ा दूरी पे है। तो वहाँ से फिर मैं भवाली शिफ्ट हुआ था, वहीं रह रहे थे, किराए का कमरा था। तो जब मैं मुक्तेश्वर गया तो वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती थी सुबह के लिए, कोई ऐसी पहली बस वहाँ 9 बजे जाती थी। अब मुझे वहाँ 7 बजे पहुँचना था, तो मेरे पास एक साइकिल थी, अभी मेरे घर में रखी पड़ी हो साइकिल। तो 3:30 बजे मैं उठता था, मम्मी खाना बनाती थी उस टाइम भी, मैं साइकिल लेकर के 40-45 किलोमीटर है वो, मैं निकल जाता था पैदल। चले चढ़ाई में साइकिल पैदल ही जाती है, मैं भी धक्का मार रहे हैं, उसको भी धक्का मारते हुए 1.5 साल तक मैंने काम किया वहाँ। फिर दिल्ली के एक FM रेडियो ने मुझे बुला लिया, उनको अच्छा लगा, साजन सर हैं तो उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी, उन्होंने कहा आओ यार। फिर दिल्ली के रेडियो स्टेशन में आए, फिर वहाँ से देहरादून आए, देहरादून में काफ़ी अच्छा रहा, तो 1-1.5 साल बीता यहाँ। फिर अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को बनारस जाने की। बनारस के बाद मैं पहली बार रेडियो में आया RJ बन करके बनारस में। फिर उसके बाद जब मैं लखनऊ आया तो वहाँ मैं पूरे उत्तर प्रदेश का शो करने लगा। फिर दोबारा बनारस गया, क्योंकि बनारस एक ऐसा शहर है मुझे लगता है जो बांध लेता है आपको। मतलब दुनिया कई शहरों के बारे में लिखती है, कहती है, पर बनारस एक ऐसा शहर है ना जो आपको सिखाता है कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहना है, और जब आपकी ज़िंदगी बीत जाए उसके बाद भी खुश कैसे रहना है। बाकी के सारे शहर मौत पे मतलब उनको दुख होता है, लेकिन बनारस सेलिब्रेट करता है मौत को, मणिकर्णिका घाट पे। वहीं मेरे को नेशनल शो मिला, पूरे हिंदुस्तान भर में मेरी आवाज़ गई रेडियो के ज़रिए। तो बस वो 2021 का एक दौर था जब कोविड का दौर चल रहा था, बहुत लोग मर रहे थे आसपास, और आपको पता चल रहा था कि ये जो ज़िंदगी में आप इतना ठौर लेकर के चल रहे हैं, बहुत स्टेटस लेकर के चल रहे हैं, ये ख़त्म है। आपको एक बीमारी आएगी, वो ख़त्म कर जाएगी। और मुझे लगता है बहुत लोगों ने उस वक्त पे लोगों को खोया, हमने भी खोया अपने बहुत ख़ास लोगों को। तो तब मैं बनारस के कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि यार अगर मुझे कुछ हो गया यहाँ, तो मेरी ईजा जो है, मेरी मम्मी, वो क्या बताएगी लोगों को, मेरा लड़का क्या करता है, क्या करती हूँ वहाँ। तो मैंने अपने दादी में बड़ा भाई जो है, बीमार भी था मैं उन दिनों, थोड़ा हो गया होगा, शायद कोविड हो गया होगा, बताते भी नहीं थे ना। तो दादी से मैंने कहा शुरू करते हैं यार कुछ ऐसा। तो हम लोगों ने ऑडियोज़ डालना शुरू किया, दिन के 4-4, 5-5 ऑडियोज़ डालते थे। तो 2-3 महीने तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर देखा अचानक सारी की सारी दनादन वायरल होती चली गई।
ऑडियोस चेहरा नहीं डालते थे तब। फिर किसी ने कहा यार क्या कर रहे हो यार, चेहरा भी डालो भाई साहब। तो फिर चेहरा भी डालना शुरू किया। फिर वो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ हर जगह पर हमारी ऑडियोस दुनिया तक पहुँचती चली गई। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो लोग क्या करते हैं, मेरे नाम बदल करके वो अपने नाम से, किसी ने इरफान खान कर रखा, किसी ने कुछ नाम कर रखा, उस नाम से अकाउंट चला रहे हैं, रोटियां चला रहे हैं, बढ़िया उनका तो चल रहा है काम काज। तो ऐसा सिलसिला चलता चला गया और हम पहुँचते चले गए। ज़बरदस्त। तो बनारस की आपने बात की, क्योंकि वाकई कहते हैं ज़िंदगी में एक बार बनारस ज़रूर जाओ और मणिकर्णिका घाट पे कुछ समय बिताओ। आप सारे फ़लसफ़े, दुनियादारी सब समझ जाएंगे वहाँ कि आखिर में आपके साथ कुछ नहीं जानते। लेकिन और कौन कौन शहर है जो आपको लगता है कि यार ये शहर है जो ज़िंदगी के बारे में कुछ सिखाता हूँ? अब तो काफ़ी घूम लिए हैं। देहरादून, मतलब राजपुर रोड से लेकर के कोलागढ़ तक का आपका सफ़र, संघर्षों का सफ़र। अच्छा। और पहली बार आपको पता चलता है कि जो आप वो ख्वाबों की ज़िंदगी जी रहे हो ना, जो आपको लग रहा है कि बाहर से देखने में बहुत कुछ अच्छा है, अचानक से आपका सामना होता है इतनी ख़तरनाक चीज़ों से। ऑफिस कल्चर से आप मिलते हैं पहली बार, मतलब मेरी ज़िंदगी का बता रहा हूँ मैं आपको। फिर वो देहरादून शहर जो पहले ख्वाबों में बहुत अच्छा लगता था कि राजधानी है, अचानक से ऐसा लगने लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे हो पाएगा अपना। यहीं पहली बार मेहनत करने का दिल किया कि यार बहुत काम करना है अपने ऊपर। किताबें पढ़ी यहाँ और जीवन में प्रेम हुआ यहाँ और अपने काम से प्यार हुआ पहली बार। इतना लगाव हो गया कि यार, मतलब मैं ऑफिस से ऐसा करता था, मेरा दोस्त है रजत, उसे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मैं 9 बजे आता था ऑफिस और रात के 2-2:30 बजे आता था वहाँ से वापस, फिर अगली सुबह 9 बजे। तो किस तरह का पागलपन होगा आप समझ सकते हैं। 3-3, 4-4 शो में, हर शो में जितना मैं एफर्ट कर सकता था उसने मुझे सिखाया, मान जा बहुत। और जितना मैं मतलब वो सीखता चला गया, हथौड़े पड़ते हैं ना आपको, लोग सिखाते हैं, डांटते हैं, उस समय तो बड़ा ख़राब लगता है कि अरे यार देखो साला मेरे को ऐसे डांट रहा है। लेकिन उनकी डांट से इतना ज़्यादा असर पड़ा ज़िंदगी में कि आज जो भी अच्छा कर रहे हैं उन लोगों की वजह से कर पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़िंदगी में फ़र्क है, और वो देहरादून शहर है जिसने सिखाया। तो मतलब यहाँ का हर एक हिस्सा, गुच्चू पानी से लेकर के जब चिल करना है आपको, यहाँ का आप गांधी पार्क ले लीजिए, हम वीडियोस बनाया करते थे वहाँ, तब डिजिटल इतना नहीं आया था। तो गांधी पार्क में हम लोग पहली बार कैमरा चलाया, अच्छा ऐसे बटन दबते हैं इसके। तो ये सब कुछ यहाँ इस शहर ने सिखाया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ना आपकी बहुत सारी रील्स चल रही हैं। मतलब कि यार अच्छा ये भी थी एक रील, अजय मुझे याद नहीं रहती है रील, मैं लिख देता हूँ, उसमें पता नहीं क्या आता है, जैसे अवतार आते हैं ना इंसान के अंदर, रैंडम थॉट। तो वो ऐसा होता है, अवतार आते हैं ना ऐसे कि यार आए हवा का पलक का आना, पलक का जाना, हमारे वहाँ देव का आना कहते हैं। तो वैसा ही होता है, लिखा और जा करके बोल दिया, लिखा बोल दिया, ऐसा। मेरे एक दोस्त है दिल्ली में, उनको मैंने कुछ पहाड़ी शब्द सिखाए थे। अच्छा। तो उसमें से एक शब्द उन्होंने सीखा, नौनी, मक्खन को नौनी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने बताया कि मैं पंकज जीना का इंटरव्यू करूंगा। तो कह रहे यार उससे पूछ रहे यार वो नौनी बहुत खाता है क्या, बड़ी मखमली सी आवाज़ है, ये तो क्या खाते हैं आप, जरा ये बता दीजिए। ये तो वाला ही सवाल हो गया कि आम कैसे खाते हैं। आपका तो सीजन नहीं चल रहा। तो हमारी ईजा जो बना देती है प्यार से, बिन आलू की सब्जी हो या फिर आलू की सब्जी हो, हम बड़े मजे से खा लेते हैं, वो कम मिर्च का खाते हैं। बाकी गोलजू की कृपा है, उनका बड़ा आशीर्वाद है सर पे। और मुझे लगता है कि हम नहीं बोल रहे हैं, ये गोलजू बुमजू की कृपा बोल रही है। आपकी लाइफ में ना एक और शख्स का बहुत बड़ा रोल रहा, पप्पू कार्की। क्या रोल रहा आपकी लाइफ में, अगर आप थोड़ा सा बताएं। और आपने तो काफ़ी कुछ उनके बारे में बताया भी है अपने, और हम सुन भी चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कुछ। यार मैं ना कुमाऊवाणी में था तब, और पप्पूदा का इंटरव्यू करने गया था मैं। तो पप्पूदा ने इंटरव्यू की तरह लिया ही नहीं उसे, उसने कहा तू मेरा भाई है। और पूरा दिन उसके बाद उसके स्टूडियो में बीतने लगा। उसने मुझे डांटा है और कभी कभी चटकाया भी है। उसने मुझे सिखाया है, शम्मी नारंग साहब की आवाज़ सुनाता था मुझे, जिसमें बोलते थे अगला स्टेशन आनंद विहार है, ऐसे बोल। अब हमारा ना टोनल क्वालिटी जो था वो उतना अच्छा नहीं था, तो वैसा नहीं बोल पाते थे। तो क्या मानूंगा तेरे को, मोमो खिलाते थे पप्पूदा। और जब कभी मैं उनसे कहता था यार दा ना मेरी आवाज़ ना ख़राब हो जाए, तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता यार, मैं तो मोमो भी खाता हूँ, मैं तो कोल्ड ड्रिंक भी पीता हूँ, चिल्ड पानी पीता हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं होता, मैं तो गाता हूँ रे जावे चल 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 खा। तो मेरे को मोमो खिलाया करते थे। पप्पूदा जब भी मैं कोई कहानी बनाता था, मैं पप्पूदा को भेजता था, बाकी कोई अप्रिशिएट करे ना करे, वो कहता मेरे को अच्छी लगी यार, बस इसमें ना ये कमी है, इसको सुधार लें। तो मतलब मेरे को लगता है कि जब तक पप्पूदा रहा, उसने मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसके जाने के बाद भी वो मेरे साथ है और उनकी यादें हमेशा रहेंगी, और मतलब वो अलग हो ही नहीं सकती।
मैं आज जीवन में जो कर रहा हूँ, जैसा कर रहा हूँ, उसका रास्ता दिखाने वाला, कहते हैं ना मुच्छावा दिखाने वाला होता है, वो तब आप पहाड़ चल पाते हैं। तो मुझे वो सिखाने वाला दा था यार, वो आज नहीं है ऐसा दुनिया मानती है, लेकिन मुझे लगता है वो हमेशा है। कल को मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन कभी अगर मैंने कुछ कर लिया जीवन में, क्योंकि अभी तो मैं सीख रहा हूँ, तो उसका जिक्र ज़रूर आएगा कि उस इंसान ने अपनी हथौड़ियाँ मार करके मुझे आगे बढ़ाया। क्या बात। तो ये तो पप्पू दा की कहानी हुई। एक बात और जो मुझे लगती है कि अब ऐसा क्यों हो रहा है, या ये बहुत पॉजिटिव साइन तो है ही, लेकिन जैसे है ना, मैं देख रहा हूँ कि जो आपकी जनरेशन के लोग हैं, अब वो आके फिर दोबारा से पहाड़ों में आके ही कुछ करना चाहते हैं। आपने भी कुछ ऐसे ही सोचा है शायद अब आगे? हाँ, मैं एक नेशनल रेडियो में था दादी, और अचानक एक दिन ख्याल आया कि यार अब गाँव चलते हैं। मैं सब छोड़ छाड़ कर गाँव आ गया हूँ, वहीं स्टूडियो बना दिया है और अब भी बन रहा है। वो मेरे कभी ना मिस्त्री नहीं मिलन, कभी कारपेंटर नहीं मिलन, लेकिन पर धीरे धीरे काम हो रहा है। और मुझे लगता है लोग अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। और वो एक बात है कि आप कितनी भी दूर चले जाएं, आपको सुकून घर आ करके ही मिलता है। तो इसीलिए सारी जनरेशन अभी पहाड़ों पे लौट रही है, और उसके पीछे ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप एक कमरे में पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं इंटरनेट के जरिए। तो मुझे लगता है अच्छा साइन है यार। आप कुछ पूछ रहे थे, पूरी बात मैं ऐसे ही भटक गया। नहीं, मैं तो इसीलिए पूछ रहा था, और ये शायद इसलिए भी है, जब कोविड आया तो उसने एक चीज़ सिखाई। हमने जिन शहरों को 20-20, 25-25 साल दिए, वो कोविड में हमें 2 हफ्ते नहीं रख पाया, और जिन घरों को हम छोड़ के चले गए थे, उसने उस महामारी में भी हमें संभाल लिया। यार मैं तो बोल ही नहीं सकता यार इस चीज़ को। मेरे को तो मतलब लगता है ना था कि मुझे जीवन अगर किसी ने सिखाया है तो वो कोविड के टाइम में ही सिखाया। मतलब वो अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। बनारस के बारे में बात करता हूँ थोड़ा सा। बनारस एक ऐसा शहर है ना जहाँ दशाश्वमेध पर लोगों का मुंडन हो रहा है, बर्तपन हो रहा है, तो जीवन की नई शुरुआत है। उसी से थोड़ा कदम आगे आप जाते हैं मणिकर्णिका, जहाँ जीवन समाप्त हो रहा है। तो उस दिन मणिकर्णिका रौद्र रूप में थी, ऐसा लग रहा था शिव अपना तांडव कर रहे हैं, और सब कुछ मतलब उनके इर्द गिर्द चलने लगा है। सारी दुनिया उन्होंने बैलेंस कर दी है। अब जो जितना बड़ा आदमी था उसको भी उन्होंने वहीं पर ही ला करके रख दिया है, जो छोटा आदमी था उसको भी ला करके बराबर हो जाते हैं ना। वहाँ पर कोई स्टेटस सिंबल नहीं होता, किसी के कितने फॉलोअर हैं ये नहीं देखे जाते, कौन कितना बड़ा आदमी बन गया है, कितना बड़ा स्टार है ये नहीं देखा जाता। जब अग्नि जलाती है ना लोगों को, तो राख ही बनती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब आदमी का क्या कहते हैं उसका, कि किसी के सोना नहीं बन जाता है कोई आदमी, कितना ही कमा लो आप जिंदगी में, कहाँ कोई सोना बन पाता है, राख ही बनता है। तो मुझे लगता है वो जो शहर है, एक बार आपको जीवन में वहाँ जाना चाहिए। आपके जीवन का सारा घमंड दूर हो जाएगा। आप कोई ब्रांड करते नहीं फिरेंगे, आप इतने आम हो जाएंगे कि आपके सामने बैठ कर के अगले इंसान को लगेगा अरे यार ये तो हमारा ही जैसा कुछ है। मुझे लगता है मेरी लेखनी में भी इसका असर बहुत ज़्यादा है, बनारस का। और आज भी मेरे को लगता है मैं कहीं ना कहीं वहीं 80 घाट से घूमता हुआ वहाँ मैंने अपना पहाड़ ढूंढ लिया था, मैंने अपने हिस्से का पहाड़। लेकिन पर वही है कि पहाड़ों से लगाव बहुत था, तो वो लौटना पड़ा। आप सवाल पूछ रहे, भूल गया बस। नहीं, वो सही है, और ये बात आनी भी चाहिए थी। अब हम जब इस तरह की बातें करते हैं तो वाकई जीवन का एक नया फलसफा और रियलिटी चेक भी है। मेरे को इंटरव्यू नहीं लग रहा है, मेरे को लग रहा है मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। तो ये जो रियलिटी चेक है ना, वो एक तरह से रियलिटी चेक भी है, क्योंकि कोविड ने सिखा दिया कि आप बहुत बड़े हैं ना, आपके पास कितना ही पैसा है, एक बीमारी आई खत्म, एक बीमारी आई, आप किसी अपने को नहीं बचा पाए। हाँ। तो आपकी उस कमाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। जिसने खोया है वही जानता है, वो जानता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो हर किसी को पता भी नहीं है, लेकिन वही यार लोग भूल जाते हैं, फिर से भागने लगते हैं वैसे ही। पर एक रोज़ आपको वापस लौटना है। वही ग्लोबलाइजेशन की बात जो हम कर रहे थे कि कोविड ने हमें वापस लौटाया गांव घरों की तरफ। उसने बताया कि गांव आज भी आपको वैसे ही गले लगाएंगे, वहाँ चल जाएगा काम आपका। गांव की तो एक खास बात ये भी है ना कि आप किसी भी घर में चले जाओ, आपको खाना खिलाएंगे, चाय के लिए बैठेंगे, अरे आ जाओ बोला बैठ यार यहाँ के खेलें। तो ऐसा चलता है हमारे गाँव में, ये शहरों में नहीं चलता। पड़ोसी को नहीं पहचानता, बगल में कोई रहता है आपको खटखटाने में डर लगेगा, लेकिन वहाँ आप बीमार पड़ जाइए, अरे ये पी ले यार इससे सही हो जाएगा, बुधनिया का रस पी ले, ये जो भी मतलब वहाँ की जो काढ़ा पी ले। तो गांव लौटना चाहिए यार आदमी को। और अब गांव जोड़ रहे हैं लोगों से, और ये अच्छा भी है कहीं ना कहीं। जो आपने बात कही ना, उसमें एक चीज़ जोड़ता हूँ। अब मैं काशीपुर में रहता हूँ। अच्छा। और हमारे घर के पास तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग बीमार होकर जब आते हैं ना काशीपुर, तो वो जिस गांव के होते हैं उस गांव के लोग तो होते ही हैं, उस ब्लॉक के, उस पट्टी के इतने सारे लोग हॉस्पिटल में लाइन लगा के देखने, उसका हाल चाल पूछने चले जाते हैं। ये अपनापन हमारे पहाड़ के लोगों में मिलता है। डॉक्टर कहता है यार बस पहाड़ों से मरीज कम आए पैसा तो चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि यार जो भीड़ हो जाती है ना हाल चाल पूछ दी, तो ये हमारे अंदर है।
मतलब एक भरा हुआ है हमारे यहाँ। ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी है कि हमारे पहाड़ों में हॉस्पिटल है ही नहीं। हाँ, मतलब कभी अगर कोई महिला गिर जाती है पेड़ से तो आपको उसे लेकर के हल्द्वानी दौड़ना पड़ेगा, दिल्ली दौड़ना पड़ेगा, वहाँ सुविधाएं ही नहीं है। मतलब मेरी ज़िंदगी का एक सपना है कि जैसे हम लौट रहे हैं, लोग भी लौटें, डॉक्टर्स लौटें पहाड़ों की तरफ, और उसके बाद वहाँ पर वो ऑपरेट। मेरे जीवन में ना एक ही दुख है, वहाँ मेडिकल सर्विस नहीं है। होटल पहुँच गए, सड़कें पहुँचने लगी हैं थोड़ा बहुत, पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए, स्कूल नहीं पहुँच पाए। तो हमारे भी जो दाजी वगैरह हैं, वो कई लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नैनीताल ले गए, हल्द्वानी ले गए, लेकिन कोई गांव में नहीं टिका। इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि गांव का सरकारी स्कूल, हम जहाँ से पढ़े हैं, उनको लगता है यार क्या ही होगा वहाँ। तो जिस दिन ये ना लोग इस तरीके से समझना शुरू कर देंगे कि यार मैं ना गाँव लौटता हूँ, कम से कम आप अपनी नौकरी करें, मुझे मालूम है गाँव में नहीं मिल सकता, आप महीने में 2 दिन की छुट्टी लेके आ जाइए, एक नॉर्मल सा कैंप लगा दीजिए, शायद कुछ लोगों की ज़िंदगी बच जाए। बहुत फ़र्क पड़ जाएगा दादी उससे। मैं अक्सर सोचता हूँ कि शायद पहाड़ों में सड़कें नहीं बनती ना, या कम बनती ना, तो इतना पलायन नहीं होता। या पहाड़ों से पलायन करने में शायद सड़कों ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया। सड़क आई और ले गई, वो उन्होंने लिखा है ना पुनेठा जी ने, ए सड़क तुम अब आई हो गाँव, जब पूरा गाँव शहर। मैं उनसे मिला था, पिथौरागढ़ गया था, तो मैं स्पेशली उनको फ़ोन किया कि मैं आया हूँ। मैं तो अभी पढ़ा उनको, मैंने कहा वाह भैया, किसने लिखा है रियलिटी को, तो वो मतलब पुनेठा जी बहुत ही। उन्होंने पहाड़ की रियलिटी को उन 2 लाइनों में इस तरह से खोल के रख दिया है, और वो हमारा सच भी है। वो हमारा सच भी है कि हम जहाँ सड़कें गई वहाँ से हमने ये नहीं सोचा कि हमें यहाँ आना है, हम और खाली होते चले। खाली का रीजन मैं बता रहा हूँ ना, वही हॉस्पिटल नहीं है, कुछ है नहीं, तो क्या करेगा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। अब कुछ लगा रहे हैं खेतों में, सुअर खा जा रहा है उसे। मतलब किसी ने अगर पहाड़ के बारे में, मैंने अक्सर सुना है लोगों को कि पहाड़ आओ, ये बात तो कहते हैं, कोई ये नहीं कहता कि पहाड़ में करेगा क्या वहाँ पर जाकर के। क्योंकि मैं मालूम है ना, अभी हम खेतों में लगाते हैं, हमको मालूम है कुछ दिनों में सुअर उपाड़ देगा उसको, पर हमको उसको कैसे बचाएं ये मुसीबत हो जाती है। तो मतलब खेती वगैरह जो है वो लगभग, अभी तो होम स्टे का थोड़ा चलन चला है, तो उससे थोड़ा लोगों की इनकम आ रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, उससे मुझे लगता है आने वाले टाइम पर और अच्छा कुछ हो जाएगा। पर साथ में अस्पताल भी आ जाएं। अगर ये डॉक्टर्स कोई देख रहा है तो यार मेरी गुजारिश है कि आप कभी कभी अपने गाँव में एक चक्कर लगा लें, पुश्तैनी गाँव में चक्कर लगा लें, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा यार दादी। नहीं, बिल्कुल फ़र्क। और ये आप जैसे लोग जो जिनकी बातें लोग सुनते हैं, जब वो इस तरह की अपील करते हैं ना, तो उसका असर भी पड़ता है। उम्मीद तो है, और ऐसे ही कुछ करते रहेंगे, आगे भी आपसे बहुत अच्छी मुलाकातें होती रहेगी। तो मैं लास्ट में चाहूँगा आप अपने अंदाज में कुछ कह दीजिए, कुछ सुना दीजिए। ये हर किसी की आवाज़ है जो कहता है हमेशा कि मैं लौटूंगा एक रोज़, मैं लौटूंगा अपने गाँव में, अपनी ईजा के पास बैठूंगा, खाऊंगा उसके हाथ से रोटियां और थोड़ी गाली भी। मैं बैठूंगा अपनी बाजियों के पास, बात करूंगा उनसे, पूछूंगा कि पार के खेत में क्या लगाया है तुमने, सुअर ने कितना नुकसान कर दिया इस बार। मैं लौटूंगा अपने गांव में और देखूंगा आंगन में बरसते हुए बादलों को। मैं देखूंगा कि ताई कितनी बूढ़ी हो गई है, मैं देखूंगा कि चाची के चेहरे पे कितनी छुरियां आ गई। मैं देखूंगा अपने भतीजे को खेलते हुए आंगन में। मैं लौटूंगा एक रोज़, शहर की इन इमारतों ने कैद किया है मुझे, लेकिन जिस रोज़ मेरी जेब इजाज़त देगी मैं लौटूंगा गाँव में। क्या बात है। और इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जब आप जैसे लोग आकर इस तरह से पहाड़ को एक अलग वो देते हैं, दिशा देते हैं ना, तो नए यूथ जो होता है ना, उनको भी लगता है कि यार हमें भी ऐसा ही कुछ करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। ये थे पंकज जीना, जिनकी आवाज़ के हम दीवाने थे। आज वो हम कैमरे के थ्रू उनकी ज़िंदगी में हमने थोड़ा झांकने की कोशिश की, थोड़ा उनसे बातें की, बहुत मज़ा आया। इतना खूबसूरत मौसम, बारिश, और साथ में पंकज जीना की आवाज़। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हो सब हो गए, प्रणाम मेरी तरफ से। कभी गाँव आइए। वो दादी मैंने एक चीज़ लिखी हुई थी कि यार देखो यार, वही पप्पूदा के साथ वाली ऑडियो थी वो, देखो यार ये डेट क्लब पार्टी का चक्कर मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें कभी वक्त बिताना हो तो मेरे साथ पहाड़ों पे चलना, आंगन में बैठेंगे, अलाव जलाएंगे और पप्पूदा के गाने सुनेंगे। और पप्पूदा भी से गाते हैं कि ऐ जा वे चाहे तो वैसा खम मेरी मंशा है। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय माता दी, जय गुरु जी। बस आपसे इतना ही कहना है कि अगर ये प्यारा लगा तो इसे अपनों के साथ साझा कीजिए, जितना हो सके उतना पहुंचाइए, और इस चैनल के परिवार के साथ आप भी जुड़ जाइए।